भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना जिसने पूरे भारत की डेमोक्रेसी को हिलाकर रख दिया। लोकतंत्र के इतिहास में इसको एक काला दिन माना गया। साल 1975, तारीख 26 जून। ये वो दिन था जब भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा हुई। हालांकि देश के राष्ट्रपति ने 25 जून को ही इमरजेंसी के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसके बाद एक ही रात में पूरे भारत की स्थिति बदल गई। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये इमरजेंसी क्यों लगाई, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत लगाई गई, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इमरजेंसी जरूरी था? Role they will play, because the role of the opposition here in the last pre-emergency year was not just of opposition. It was becoming undemocratic, unconstitutional, and another leader of a political party openly said that we are going to take this matter to the streets, and it was being. अगर इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 के तहत तब लगाई जाती है जब किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रूल ना हो रहा हो, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो। ऐसे में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत तब लगाई जाती है जब देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा हो, और इस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी राज्य में फाइनेंशियली इंटरफेयर कर सकती है। अब अगर 1975 के आपातकाल की बात करें तो 25 जून को इंदिरा गांधी द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के तहत भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, जिसकी घोषणा खुद इंदिरा गांधी ने 25 जून की सुबह रेडियो पर करी थी। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इमरजेंसी लगाने के पीछे इंदिरा गांधी के अलावा कोई और व्यक्ति भी हो सकता है? तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन था वह दूसरा व्यक्ति, और 25 जून की सुबह क्या हुआ था। दरअसल 25 जून 1975 की सुबह वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रॉय के फोन की घंटी बजी, जो उस समय दिल्ली के ही अपने बंग भवन के अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए थे। फोन पर इंदिरा गांधी के विशेष सहायक R.K. धवन ने, जिन्होंने रॉय से जल्द प्रधानमंत्री के ऑफिस पहुंचने को कहा। तब इंदिरा गांधी का ऑफिस सफदरगंज रोड पर था। रॉय वहां पहुंचे और प्रधानमंत्री को काफी परेशान देखा। देश की स्थिति पर बात करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रॉय से कहा कि पूरे देश में अव्यवस्था फैल रही है, गुजरात और बिहार की विधानसभाएं भंग हो रही हैं। इस तरह तो विपक्ष की मांगों का कोई अंत ही नहीं होगा, हमें कई फैसले लेने की जरूरत है। रॉय ने उनसे 2 घंटे का समय मांगा, और जब वह वापस आए तो उन्होंने इंदिरा गांधी को यह सुझाव दिया कि वह देश की इंटरनल डिस्टर्बेंस से निपटने के लिए आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकती हैं। तब इंदिरा गांधी ने रॉय से कहा कि वे अपने मंत्रिमंडल को इसकी जानकारी नहीं देना चाहती। इसी पर उन्होंने इंदिरा गांधी को यह सुझाव दिया कि वे डायरेक्ट प्रेसिडेंट से इस बारे में बात करें, जिसके बाद वे दोनों राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को ये सारी बातें समझाई। जिसके बाद प्रेसिडेंट ने इंदिरा गांधी से कहा कि आप इमरजेंसी के कागजात भिजवाइए। इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर रॉय प्रधानमंत्री ऑफिस पहुंचे और रॉय ने इंदिरा गांधी के सचिव P.N. धर को सभी चीजों के बारे में बताया, और धर ने अपने टाइपिस्ट को बुलाकर आपातकाल की घोषणा के प्रस्ताव को डिक्टेट किया, और अंत में सारे कागजों के साथ R.K. धवन राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति द्वारा उन कागजों पर साइन कर दिए गए। ये सब तो हुआ कि इमरजेंसी कैसे लगाई गई। तो चलिए अब इस बात पर नजर डालते हैं कि आखिर किन कारणों से इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी लगने के रीजंस की बात करें तो इसके 3 रीजंस थे। पहला, इकोनॉमिक रीजन। 1971 के इंडियन पाकिस्तान वॉर की वजह से देश की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा था, और इसी बीच रिफ्यूजीज़ के रहने और खाने की व्यवस्था करना भी एक टफ टास्क था। इसी के साथ इस दौरान इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे, इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ रेट कम होने लगा था, जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा था। इसी के साथ 1973 में भारत को अकाल और सूखा पड़ने की समस्या का भी सामना करना पड़ा। दूसरा रीजन था गुजरात और बिहार में चल रहे स्टूडेंट्स के आंदोलन।
दरअसल जनवरी 1974 में गुजरात के स्टूडेंट्स ने फूड ग्रेन्स और एडिबल ऑयल के बढ़ते प्राइस और हाई पोजीशन पर बढ़ते करप्शन के अगेंस्ट एक आंदोलन स्टार्ट किया, जिसको नवनिर्माण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्च 1974 में बिहार के स्टूडेंट्स द्वारा भी एक आंदोलन स्टार्ट हुआ, जो अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेज और करप्शन के अगेंस्ट था, जिसको जयप्रकाश नारायण लीड कर रहे थे। उन्होंने इस लीडरशिप को एक कंडीशन पर एक्सेप्ट किया था कि ये मूवमेंट सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा। वे इस आंदोलन को नेशन वाइड मूवमेंट बनाना चाहते थे, जिसको टोटल रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। इसी के साथ उन्होंने बिहार की कांग्रेस गवर्नमेंट को डिसमिस करने का भी एक डिमांड रखा। देश की इकोनॉमिक कंडीशन का खराब होना, इंटरनेशनल मार्केट में इन्फ्लेशन का बढ़ना और इसी दौरान बिहार और गुजरात के आंदोलन और दोनों राज्यों की विधानसभाओं का भंग होना, ये सब चल ही रहा था कि इंदिरा गांधी के सामने एक और सबसे बड़ी परेशानी सामने खड़ी थी, और वह थी उनके प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के खोने का डर, जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन था। तो आखिर जानते हैं कि आखिर क्या था वह इंसिडेंट। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता राज नारायण 1971 के रायबरेली संसदीय चुनाव में इंदिरा गांधी से हार गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में राज नारायण ने पिटीशन फाइल करी, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी पर इलेक्शन कैंपेन में गवर्नमेंट मशीनरी और रिसोर्सेज को मिसयूज करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने परमिशन से ज्यादा पैसा खर्च किया और सरकारी अधिकारियों द्वारा उसका चुनाव अभियान चलाया गया। इसके बाद 19 मार्च 1975 को इंदिरा गांधी अपना बयान देने इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची और 12 जून 1975 को हाई कोर्ट के जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के नेक्स्ट इलेक्शन को इनवैलिड कर दिया। हालांकि 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन पर स्टे लगा दिया और ये ऑर्डर दिया कि इंदिरा गांधी एमपी तो रहेंगी, लेकिन लोकसभा के किसी भी प्रोसीडिंग्स में पार्ट नहीं लेंगी। इसके अलावा 1974 की रेलवे हड़ताल भी इमरजेंसी लगने का एक मेजर रीज़न था। समाजवादी पार्टी के नेता जॉर्ज फर्नांडिस, जो 1973 से 1976 तक AIRF ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के हेड थे, उन्होंने 1974 में एक रेलवे हड़ताल करी, जिससे पूरे भारत की रेल सेवाएं प्रभावित हुईं या फिर कहें कि बंद कर दी गईं, और यह हड़ताल 3 हफ्तों तक चली। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा इसे कंट्रोल कर लिया गया। काफ़ी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया तो कुछ प्रदर्शनकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया और एट द लास्ट 27 मार्च को यह स्ट्राइक खत्म हुई। तो इन सब इंसिडेंट्स से ये साफ पता चल रहा था कि ऑपोजिशन इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने की काफ़ी कोशिश कर रहा था और इन्हीं सब के चलते इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई गई और देश में आपातकाल लग चुका है। इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अगली सुबह यानी 26 जून को रेडियो पर करते हुए कहा, बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। विधिवत रूप से निर्वाचित सरकारों को कार्य नहीं करने दिया गया है और कुछ मामलों में वैध रूप से निर्वाचित विधानसभाओं को विघटित करने के उद्देश्य से सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया। देश में जितनी भी स्ट्राइक्स चल रही थी उन सभी को बैन कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, घनश्याम तिवारी और अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, समर गुहा समेत ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं को अरेस्ट किया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 35 से ज़्यादा अपोजिशन लीडर्स को सिक्योरिटी एक्ट के तहत पंजाब स्टेट पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया। इसी के साथ गवर्नमेंट ने प्रेस की फ्रीडम पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और यह स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी कि न्यूज़पेपर में कुछ भी पब्लिश करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर अखबार प्रिंट के लिए जा ही रहे थे तभी उनकी इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई, जिसकी वजह से अगले दिन सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेट्समैन के न्यूज़पेपर ही छप पाए, क्योंकि उनके प्रिंटिंग प्रेस बहादुर शाह जफर मार्ग पर थे ही नहीं।
बीबीसी के एक आर्टिकल में कुलदीप नैयर, जिन्हें इमरजेंसी के समय अरेस्ट किया गया था, वे अपना एक्सपीरियंस बताते हुए लिखते हैं कि एक भी अखबार को बिना सेंसरशिप ऑफिस की परमिशन के बिना पब्लिश करने का आदेश नहीं था। यहाँ तक कि प्रेस काउंसिल, जो प्रेस की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए बेस्ट काउंसिल थी, इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया था। इसके अलावा द न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 250 से ज़्यादा जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया था। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसे जर्नल्स ने भी अपने पब्लिकेशंस रोक दिए। कन्नड़ राइटर श्री राम कारनाथ और हिंदी राइटर फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने पद्मश्री अवार्ड्स वापस कर दिए। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया। यहाँ तक कि नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया गया। कोई भी कोर्ट प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को चैलेंज ना कर सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और 42nd अमेंडमेंट के तहत लेजिस्लेचर के टर्म को 5 साल से 6 साल का कर दिया गया। इसी के साथ जो व्यक्ति किसी ऑफिशियल पोजीशन पर नहीं थे, उन्होंने इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट की पावर का मिसयूज किया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आर.के. धवन, संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें इमरजेंसी के टाइम पर अरेस्ट किया जाना था। इसी के साथ ये तीनों इस बात की भी योजना बना रहे थे कि अगले दिन कैसे न्यूज़पेपर ऑफिसेज की इलेक्ट्रिसिटी कट कर सेंसरशिप लागू करी जाए। इसी के साथ संजय गांधी पर बड़े पैमाने पर नसबंदी कराने का भी आरोप लगाया जाता है। उन्होंने 1976 में उत्तर प्रदेश में एक स्पीच में कहा, संजय गांधी देश का नेता, नौजवानों का नेता, नौजवानों के नेता संजय गांधी, युवा कांग्रेस। इक्कीस महीने के बाद ये इमरजेंसी 1977 को खत्म हुई और 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई, जिसके बाद जनता पार्टी सत्ता में आई और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। 28 मई 1977 को शाह कमीशन को आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों के आरोपों के बारे में पता लगाने के लिए एस्टैब्लिश किया गया, जिसके चेयरपर्सन फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जे.सी. शाह थे। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, जिसमें यह साफ लिखा है कि इस इमरजेंसी के टाइम पर पावर का मिसयूज किया गया।